हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं। अब आप लोगों को इससे पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स को करके, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? क्या होता है जी? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पढ़े थे ऐसा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था के टाइम्स ए ट्रांसपोज की वैल्यू होती है के ए ट्रांसपोज, जहाँ पे के क्या होता है? एक स्केलर होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पढ़े थे ऐसा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए से। इतनी चीजें पढ़े थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक और चीज हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा कैसे होता है? इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं जी? हम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लगाने के बाद भी आपको सेम मैट्रिक्स मिले, यानी ए ट्रांसपोज अगर इक्वल है ए से, इसका मतलब ए आई जे इक्वल है ए जे आई से फॉर एवरी आई कमा जे। तो हम उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या रहती? अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए से, यानी ए आई जे ये इक्वल है माइनस ए जे आई से फॉर एवरी आई कमा जे। तो कौन सा मैट्रिक्स बनता है जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक समझा पक्के में? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें देखना है वो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। देखिए क्या प्रूव करना है जी आपको? आपको ये बताना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसा? एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप समझे आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि अगर आप कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो आप उसको दो मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं, ठीक है। दो कौन से मैट्रिक्स होना चाहिए? उनमें से जो पहला मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अगर मैं ए सपोज कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख रहा हूं पी प्लस क्यू, जहां पे पी कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी? सिमेट्रिक। क्यू कौन सा हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पी और क्यू कैसे होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए, यानी पी को छोड़ के और कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना आ पाए और क्यू को छोड़ के और कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना आ पाए जिनका एडिशन आपको ए मिले, ठीक है। तो ये हमको करना है प्रूव। अब हमको यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है क्या जी? नहीं दिया हुआ है, तो हम मैट्रिक्स को क्या ले लेंगे? ए लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ले लिया जी आपने? ए को कोई तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब आपको ये दिखाना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या है? सम ऑफ एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यार हमको तो कोई सिमेट्रिक भी नहीं मालूम, हमको कोई स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं मालूम। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये ए को ही यूज करके कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम ए को कर लेते हैं कंसीडर, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। चलिए अब मेरे को यहाँ पे ए को कैसे लिखना है? दो मैट्रिक्स का सम करके लिखना है। क्या लिखना है? ए को
दो मैट्रिक्स का सम करके लिखना है तो मैं ए को ऐसा लिख सकता हूं क्या जी, a/2 प्लस a/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? a/2 प्लस a/2 कितना होगा, 2a/2, 2 कैंसिल, यानी कितना मिल गया, a। लिख सकता मैंने a को क्या लिखा, a/2 प्लस a/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्यों लिखा जी सम, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है, सम बनाना है। सम बनाना तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। अब देखो यार, मेरे को है ना यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लेके आना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लेके आना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या पे डिपेंड करती, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ इक्वल टू ए आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। यानी मेरे को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लाना है, सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, उसका ट्रांसपोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज को लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, a/2 जैसा था वैसा, a/2 जैसा था वैसा। मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, a ट्रांसपोज को ऐड कर दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे a के डिवीजन में भी 2 है ना, तो ट्रांसपोज बुरा मान जाएगा, तो उसके भी डिवीजन में क्या डाल देंगे, 2 डालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने वैल्यू को ऐड किया कोई, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया। मैं क्वेश्चन को भी चेंज कर सकता है क्या, नहीं। तो जो वैल्यू को ऐड किया वही वैल्यू को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। जो वैल्यू को ऐड किया, जो वैल्यू को सबट्रैक्ट किया, तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। a/2 कैंसल, a/2 प्लस a/2 कितना हुआ, a। अभी तक कोई भी वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, डिवीजन के 2 को निकाल लूंगा कॉमन, तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज मिलेगा। यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, प्लस 1/2 को निकाल लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस a ट्रांसपोज मिल गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a को मैं लिख सकता हूँ p प्लस q। क्या लिखा जी मैंने, a को p प्लस q, जहां पे वेयर p मैंने किसको लिया, जो पहली एडिशन में वैल्यू क्या है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 2। एंड q मैंने कौन सी लिया, जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, क्या है, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझाऊंगा। देखिए क्या प्रूव करना था यहाँ पे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगे ये सम है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, तभी तो बताएंगे ना वो वैल्यू यूनिक आई कि नहीं आई, है ना। तो सबसे पहले हमको सम प्रूव करना है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे, तो हमने लिखा लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लगता है आप ए वो ले लिए। अब हमको प्रूव करना है कि ये सम रहे एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, कुछ भी गिवन नहीं है हमको, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए लिया था उसी को 2 भाग में तोड़ेंगे। क्यों, हमको यहाँ पे क्या चाहिए जी, सम चाहिए। सम क्या होता है, मतलब 2 चीजों को ऐड करना है। तो मैं a को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दूंगा, है ना। क्या ले लूंगा, a/2 प्लस a/2 लिखे ऐसा। फिर मैंने दिमाग लगाया, क्या लगाया कि अगर मेरे को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, कब आता वो, जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, अगर इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस टाइम वो मैट्रिक्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये क्वेश्चन मेरे को कहीं ना कहीं ट्रांसपोज चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोज जबरदस्ती लिखा, तो मैंने लिखा प्लस a ट्रांसपोज, लेकिन a के डिवीजन में क्या था, 2, तो ट्रांसपोज के भी डिवीजन में क्या डाल दिया मैंने, 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a ट्रांसपोज को ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में a ट्रांसपोज दिख रहा है क्या, नहीं, तो राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जितनी वैल्यू ऐड किए उतनी वैल्यू को क्या कर दीजिए, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी 1/2 है, कॉमन निकाल लो, यहाँ पे भी 1/2 है, कॉमन निकाल लो। तो a मिल गया आपको 2 मैट्रिक्स का एडिशन, किसका, p और q का, जहां पे p की वैल्यू क्या है, 1/2 टाइम्स a प्लस a ट्रांसपोज, और q की वैल्यू क्या है, पीछे वाला 1/2 टाइम्स a माइनस a ट्रांसपोज। क्या प्रूव करना था कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सम होता है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, प्रूव करना था। अब देखो आपने सम तो प्रूव कर दिया कि 2 मैट्रिक्स का वो सम है। अब बताना पड़ेगा इनमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या आ जाए, सिमेट्रिक आ जाए, और इसमें से एक मैट्रिक्स क्या आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम पहले p को देखते हैं, p सिमेट्रिक आता है कि स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ठीक है, तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या दिया है जी आपको, p इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स a प्लस a ट्रांसपोज दिया हुआ है ऐसा।
अब हमको चेक करना रहता है कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे करते जी, उसका ट्रांसपोज निकाल के, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर सेम वैल्यू मिल गई तो सिमेट्रिक, अगर माइनस टाइम सेम वैल्यू मिल गई तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर पी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगाया तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उस पर भी क्या लग जाएगा जी, ट्रांसपोज लगेगा। अब ये कौन से फॉर्म में, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, कौन से फॉर्म में ये, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज क्या आती वैल्यू, के ए ट्रांसपोज, जहां पे के क्या रहता है, स्केलर। अब देखो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 1/2 क्या हो गया जी, यहाँ पे स्केलर हो गया। स्केलर पे कभी भी ट्रांसपोज लगता है क्या, नहीं, तो स्केलर ट्रांसपोज के बाहर, यानी 1/2 ट्रांसपोज के बाहर, तो ट्रांसपोज किस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस ए ट्रांसपोज, समझा, के टाइम्स ए ट्रांसपोज क्या रहती वैल्यू, के ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स एडिशन में, उसमें क्या लग रहा है, ट्रांसपोज लग रहा है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या रहता है जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, तो क्या मिलेगा, 1/2 टाइम्स ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की जगह क्या है, ए ट्रांसपोज, उसका क्या आ जाएगा जी, ट्रांसपोज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देखो यहाँ पे ट्रांसपोज कितने बार दिख रहा, 2 बार, और आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहता, ए से, तो मैं ए ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकता हूं जी, ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे लिखा समझा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता, ए होता। और मैट्रिक्स में आप कभी भी एडिशन करो, आप ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो मैं ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूं चाहे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, समझा। ये काय की वैल्यू होगी मेरी, पी ट्रांसपोज की, हुई पी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई अपनी, तो मेरे को पी ट्रांसपोज कितना मिल गया जी, पी ट्रांसपोज मिला 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये काय की वैल्यू है, पी की है, तो आप बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर पी का ट्रांसपोज इक्वल है पी से। कहां से आया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया है ना, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का की वैल्यू है पी की, तो जहां पे भी 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, यानी पी ट्रांसपोज इक्वल है पी से। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स क्या बनता है जी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, आपने क्या प्रूव कर दिया, पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है क्यू क्या बनेगा हमारा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब हमको क्यू को निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्यू की वैल्यू क्या लिए थे जी आपने, क्यू की वैल्यू 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज लिए थे, इसका लगाओ ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगा तो राइट हैंड साइड में भी क्या लगेगा, ट्रांसपोज, तो 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या जी यहाँ पे, हाँ जी लग रहा, कौन सा, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, क्या रहती वैल्यू, के ए ट्रांसपोज रहती, जहां पे के क्या है, स्केलर है, 1/2 क्या है, स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इस पे ट्रांसपोज लगेगा क्या, नहीं, तो 1/2 ट्रांसपोज के बाद, तो ट्रांसपोज किस में लगेगा जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज पे लगेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा। अब ये कौन से फॉर्म में, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या रहता जी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज रहता, तो ए ट्रांसपोज आ गया माइनस बी ट्रांसपोज, बी की जगह क्या वैल्यू है, ए ट्रांसपोज, उसका आ गया ट्रांसपोज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। फिर से देखिए ट्रांसपोज कितने बार आ रहा, 2 बार, और आपने पढ़ा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहता है जी, ए से, तो मैं ए ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। अब देखिए मैं यहाँ से माइनस साइन को निकाल लूंगा बाहर, जैसे ही मैं यहाँ से माइनस साइन को निकालूंगा बाहर, पहले बाहर 1/2 था, अब क्या हो जाएगा, -1/2 आया। ऐसा क्यों कर रहा,
क्योंकि मेरे को मालूम मेरे आंसर्स में हमेशा ए पहले होता है ना, ए के सामने माइनस साइन चलेगा क्या, नहीं, तो मैंने माइनस साइन को निकाला बाहर, तो माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो प्लस ए ट्रांसपोज की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज। ये चीज मालूम ना, जैसे ही माइनस साइन बाहर निकाले तो साइन हो जाते चेंज, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस आया। हाँ तो देखिए क्या रही वैल्यू, -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, आ रही है ऐसी वैल्यू, -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है जी, क्यू की है, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता, क्यू लिख सकता, लेकिन उसके सामने कौन सा साइन है जी, माइनस, यानी क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू काय से इक्वल आ गई आपकी, माइनस क्यू से। और ये क्यू की वैल्यू कहां से लाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लाया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी आपको क्या मिल गया यहाँ पे, आपको मिल गया देयरफॉर क्यू का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस क्यू से। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल है माइनस टाइम उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स क्या बनता है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इनको इक्वेशंस दे दो। आपने कहां तक इक्वेशन दिए थे अभी तक, 3 तक। इसको दे दो पी सिमेट्रिक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, क्यू सिमेट्रिक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 1, 4 एंड 5, देखो 1, 4 और 5 क्या बोल रहे हैं। पहले इक्वेशन 1 हमको क्या दिखा रहा, ए जो मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो पी और क्यू का क्या है, सम है ना, यानी ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये सम ऑफ 2 मैट्रिक्स है। इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या बता रहा कि जो सम है उसमें से जो पहला मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक। और इक्वेशन नंबर 5 हमको क्या बता रहा, जो दूसरा मैट्रिक्स है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अपन बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5 क्या बोल सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सम ऑफ किसका, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर ए। ये चीज समझा आपने, पहली चीज प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दिए कि जो आपका मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सम है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको क्या प्रूव करना है, ये जो सम है ये कैसा है, यूनिक है, यानी सिर्फ और सिर्फ P और Q, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही दो ऐसे मैट्रिक्स है जिनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A मिलेगा। यानी अब आपको क्या प्रूव करना है जी, अब आपको प्रूव करना है यूनिकनेस। क्या प्रूव करना है, अब ये सेकेंड पार्ट है इसका। अब क्या प्रूव करना है आपको, यूनिकनेस करना है जी। अब यूनिकनेस कैसे प्रूव की जाती है, हमेशा कुछ उल्टा लो और प्रूव कर दो कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप लेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर हो सकता होगा, तो आप मैट्रिक्स ए को ले लो R प्लस एस। क्या ले लिया जी आपने मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ए को आपने ले लिया R प्लस एस, यानी दो मैट्रिक्स का सम, जहां पे वेयर R is symmetric matrix and S is skew symmetric matrix। समझो जी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने A को प्रूव किया दो अलग अलग मैट्रिक्स का सम, जहां पे P था एक सिमेट्रिक, Q था एक स्क्यू सिमेट्रिक, किया इनका सम प्रूव। अब हमको प्रूव करना है कि P और Q ऐसे यूनिक मैट्रिक्स हैं, उनको छोड़ के और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिनका सम A बने, है ना। ऐसे कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरे कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम आपका A बने। हमने क्या उसका उल्टा ले लिया कि अगर पॉसिबल हो सकता होगा, अगर P और Q को छोड़ के और कोई आ सकता होगा, तो A को लिख दो R प्लस है, जहां पे R क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ले लिया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताओ तो यार, R क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो R का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहेगा R से, रहेगा
पक्के में समझा? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल रहे उस मैट्रिक्स से रहेगा। एंड एस क्या है जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहेगा? माइनस एस से। क्वेश्चन नंबर 7 ये चीज समझा? क्योंकि आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स से। ऐसे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल रहेगा माइनस टाइम्स एस के साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है? चलिए, हमको आर ट्रांसपोज मिल गया, हमको एस ट्रांसपोज मिल गया। तो चलिए अब हम काय की वैल्यू निकालेंगे। ए मिल गया है, अब हम काय की वैल्यू निकालेंगे? ए के ट्रांसपोज की ना, ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगा तो राइट हैंड साइड में भी क्या लगाएंगे? ट्रांसपोज। तो आगे आर प्लस एस का ट्रांसपोज। क्यों? आप देखो, आपके जो पी और क्यू है उसमें आपको क्या दिख रहा है? ए भी दिख रहा है और ए ट्रांसपोज भी दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ए तो दिख गया, आप क्या देखेंगे? ए का ट्रांसपोज देखेंगे। तो बताइए ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या मिलेंगी? कोई फॉर्म में, दो मैट्रिक्स एडिशन में। कौन सा मैट्रिक्स का फॉर्म है ये? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या रहता? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज रहेगा। तो ए ट्रांसपोज यानी क्या आएगा? आर ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी एस ट्रांसपोज आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर का ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहता? आर से। एस का ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहता? माइनस एस से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखें यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं मैट्रिक्स पी, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो मैट्रिक्स क्यू क्या दिख रहा है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। सब चीज क्वेश्चन में दी रहता है, आपको किस हिसाब से जाना है। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज दिख रहा है ना, तो पहले दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज दिख रहा है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों कर रहे जी? हमको प्रूव करना है यूनिकनेस, मतलब कि पी और क्यू को छोड़ के और कोई ऐसे मैट्रिक्स नहीं हो सकते। हमने पी और क्यू की जगह क्या लिए? आर और एस लिए। अगर यूनिकनेस फॉलो होंगी, मतलब अगर ये मैट्रिक्स आर इक्वल आ जाए पी से और एस इक्वल आ जाए क्यू से, यानी पी और क्यू को छोड़ के और कोई वैल्यू आ रही क्या? नहीं। अगर आप कोई और वैल्यू लेंगे तो कैसे इक्वल आ जाएंगी? पी और क्यू से। तो वो वैल्यू क्या हो जाएंगी? यूनिक हो जाएंगी। यानी हमको क्या बनाना है? आर को इक्वल दिखाना है पी से, एस को इक्वल दिखाना है क्यू से। तो हमको पहले क्या चाहिए? ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए तो मेरे को इक्वेशन 6 और 8 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 6 एंड 8 वी गेट। चलिए बताइए, जैसे ऐड करेंगे क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड में। पहले इसका राइट हैंड साइड आर प्लस एस प्लस दूसरे का राइट हैंड साइड आर माइनस एस, आर माइनस एस। तो क्या मिलेगा आपको? ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस एस माइनस एस कैंसर, आर प्लस आर कितना मिलेगा? 2r मिलेगा। तो बताइए यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आर की वैल्यू क्या मिलेंगी जी? 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये चीज समझा ना? 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आर की वैल्यू मिली 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल है पी से। तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ जी? पी लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ आर इक्वल है पी से। बोल सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कहाँ से आया जी ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 था शायद, है ना? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? पहले आपने क्या किया जी? ऐड किया। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए थी ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब काय की चाहिए? ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 6 वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको? याद रखना, जो भी माइनस साइन में चाहिए ना, वो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना हमेशा, ठीक है? तो चलो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। पहले इसका राइट हैंड साइड आर प्लस एस माइनस दूसरे इसका राइट हैंड साइड आर माइनस एस आएगा ऐसा। तो क्या मिलेगा जी? ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू
ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एस मिलेगा। तो क्या मिला जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा आर आर कैंसल है ना, आर माइनस आर कैंसल, एस प्लस एस कितने बार ऐसा आ गया जी, 2 बार। एस तो हमको यहाँ से काय की वैल्यू चाहिए थी, एस की चाहिए थी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अगर आप लोगों को याद है तो 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है जी, ये वैल्यू है क्यू की। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एस इक्वल है क्यू से। है क्या जी, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया, क्योंकि 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है क्यू की। तो आपको मिला एस इक्वल है क्यू से। क्या मिला जी आपको, एस इक्वल है क्यू से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप एक चीज देखो, आपने यहाँ पे 2 अलग अलग मैट्रिक्स का सम लिया, एक था आर एक था एस लिया, आर इक्वल आ गया पी से, एस इक्वल आ गया क्यू से। जब भी वैल्यू इक्वल आ गई तो आप लिखेंगे देयरफॉर द यूनिकनेस फॉलोज। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द यूनिकनेस फॉलोज। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। चलो इक्वेशन नंबर ए में आपने क्या प्रूव किया था जी, इक्वेशन नंबर ए में हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ये सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और इक्वेशन नंबर बी में हमने क्या प्रूव किया कि ये जो यूनिकनेस है ये फॉलो हो रही है, यानी पी और क्यू को छोड़ के अगर आप कोई और दूसरे मैट्रिक्स लोगे तो वो इक्वल आ जाएंगे पी और क्यू से, यानी और कोई दूसरा मैट्रिक्स बन सकता है क्या, वैसा नहीं बन सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आप क्या लिख सकते हैं, एवरी पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी क्या लिखोगे आप, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझा, लेंदी है, लेकिन आप अगर एक आधी बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको इतना हार्ड लगेगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या प्रूव करना था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, एक कोई तो भी अपना स्क्वायर मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया। तो आपने लिखा लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखा था ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको प्रूव करना था कि ये 2 मैट्रिक्स का सम है। अब यार हमको कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ए को ही 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तो कंसीडर ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, क्या आएगा a/2 प्लस a/2, है ना, क्योंकि हमको सम चाहिए था। तो हमने क्या लिखा, a/2 प्लस a/2 लिखा। अब हमको प्रूव करना है कि इनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए हमको, ए का ट्रांसपोज चाहिए। यहाँ पे कहीं पे ट्रांसपोज है क्या, नहीं, तो चलो ट्रांसपोज भी लेके आ जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, a/2 जैसा था वैसा, a/2 जैसा था वैसा। तो मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज को जबरदस्ती ऐड कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे ए के डिवीजन में क्या था 2, तो मैंने ट्रांसपोज के भी डिवीजन में क्या डाल दिया 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज दिख रहा क्या, नहीं, राइट हैंड साइड में डाल रहे। तो आप इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप चेंज कर सकते क्या, नहीं, तो जो वैल्यू ऐड किए वही वैल्यू को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, हो गई बैलेंस इक्वेशन। ए ट्रांसपोज बाय 2 ए ट्रांसपोज बाय 2 कैंसिल, a/2 प्लस a/2 कितना आएगा, ए। इक्वेशन चेंज किया क्या मैंने अभी तक, नहीं। तो ए मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 कॉमन निकालो तो आएगा a प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा a माइनस ए ट्रांसपोज। तो फिर मैंने क्या लिखा था, मैट्रिक्स ए को लिखा था p प्लस क्यू लिखा था, वेयर मेरे को p की वैल्यू क्या मिली थी, पहला मैट्रिक्स जो है 1/2 टाइम a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैंने दिया था इक्वेशन नंबर 2, एंड q को मैंने लिखा 1/2 टाइम्स a माइनस ए ट्रांसपोज, जिसको मैंने दिया था इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब याद फिर से याद करो, क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे आपने सम तो प्रूव कर दिया, अब बताना है कि इनमें से एक सिमेट्रिक बन जाए, इनमें से एक स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। कैसे चेक करते सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज लगा के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या मिला है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स a प्लस ए ट्रांसपोज मिला है ऐसा, इस पे ट्रांसपोज लगा दीजिए। इसमें ट्रांसपोज लगाएंगे मतलब क्या मिलेगा आपको, p का ट्रांसपोज इक्वल आएगा 1/2 टाइम्स a प्लस ए ट्रांसपोज, ये पूरे का क्या लग जाएगा यहाँ पे, ट्रांसपोज लगेगा।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई फॉर्म में है क्या ये? हाँ जी एक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? के टाइम्स ए का ट्रांसपोज। क्या रहता? के ए ट्रांसपोज, यानी कांस्टेंट में कभी भी ट्रांसपोज लगता क्या? नहीं लगता। तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या मिलेंगे? 1/2 कांस्टेंट है ट्रांसपोज के बाहर। ट्रांसपोज किस में लगेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज पे। इस पे क्या लगेगा? ट्रांसपोज। कोई फॉर्म में दिख रहा? हाँ जी दिख रहा। दो मैट्रिक्स का एडिशन है और उसमें क्या लग रहा है? ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या रहता? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा? पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 टाइम ए ट्रांसपोज। तो पहले वाला आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बी की जगह क्या वैल्यू है? ए ट्रांसपोज। उसका क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आएगा। दो बार अगर ट्रांसपोज आ जाए तो वैल्यू हो जाती कैंसिल, है ना? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहता ए से। दो बार ट्रांसपोज आया तो ट्रांसपोज क्या हो जाता? कैंसिल। तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल। तो पी का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल मिलेगा 1/2 टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस ए से। अब मैं चाहे ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूं चाहे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या जी? नहीं पड़ता। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यों? चाहे मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालू चाहे मैं बी प्लस ए मैट्रिक्स निकालू, एडिशन करने के बाद मैट्रिक्स हमको हमेशा कैसा मिलता है? सेम मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का की वैल्यू है ये पी की है। कहां से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखे थे ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में रिवीजन हो रहा है? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया था? हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 लिया था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पी को सिमेट्रिक प्रूव किया, तो क्यू को क्या प्रूव करेंगे? क्यू सिमेट्रिक। तो पहले क्यू की वैल्यू देखना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू क्या है? 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो इसका ट्रांसपोज निकाल। तो क्यू का ट्रांसपोज क्या रहेगा? 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रहेगा। समझा? क्यू की जगह ट्रांसपोज लगाए तो इसमें भी क्या लगेगा? ट्रांसपोज। कोई फॉर्म में? हाँ जी है। के टाइम्स ए का ट्रांसपोज क्या रहता? क्या रहेगा? के का ट्रांसपोज के टाइम्स ए ट्रांसपोज रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? क्यू का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा, के कांस्टेंट है 1/2 कांस्टेंट है ट्रांसपोज के बाहर, तो क्या मिलेगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई फॉर्म में? हाँ जी है। कौन से फॉर्म में? ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या रहता जी? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 पहले वाले का ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज। कौन सा साइन? माइनस। दूसरे वाले का ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। कोई फॉर्म है? हाँ जी है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहता ए से, तो आप ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते? ए लिख सकते। तो क्या मिलेगा आपको? क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 टाइम ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहता ए से। अब हम जितनी भी इक्वेशन बनाते हैं उनमें ए हमेशा पहले होता है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से माइनस साइन को निकाल लूंगा कॉमन। तो क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होंगी? माइनस साइन यहाँ से आ गया बाहर, तो क्या मिलेगा? 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये चीज समझा ना? माइनस साइन बाहर निकाल दो, जो माइनस ए था प्लस ए हो जाएगा, जो प्लस ए ट्रांसपोज था वो माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। हो गया? ये माइनस साइन को आपने निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर। 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का एक वैल्यू है क्यू की, तो आप बोल सकते हैं क्यू ट्रांसपोज इक्वल है माइनस क्यू से। कहाँ से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया। 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह क्या है? क्यू, लेकिन इसके सामने क्या था? माइनस था, माइनस। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल है माइनस टाइम उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोल सकते हैं क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इक्वेशन नंबर कितनी आएंगी? 5 आएंगी शायद, है ना? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो देखो आपने क्या लिया? आपने ए को लिया पी प्लस क्यू यानी सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जहां पे पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5 मैं क्या बोल सकता? मैट्रिक्स, या तो मैट्रिक्स ए लिखने की जगह ऐसा पूरा लिख देना, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is a sum of symmetric and skew symmetric matrix।
ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर ए, बन गई। आपने बता दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, सम है दो मैट्रिक्स का, किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। और ए आपने कोई तो भी अपनी मर्जी से लिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यानी ए हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपको लेना है आपकी इच्छा, सबको ये सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सम तो प्रूव कर दिया, आपको यहाँ पे यूनिकनेस भी बोला था, आपको क्या बोला था, यूनिक होना चाहिए वो, है ना। तब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसकी यूनिकनेस करना पड़ेगा। यूनिकनेस मतलब अगर आपको क्या बोल रहा है, ए सम है दो मैट्रिक्स का, पी और क्यू का, जहां पे पी कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, क्यू कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको बोल रहा है ए पी और क्यू का सम है, लेकिन ये सम कैसा होना चाहिए, यूनिक, यानी पी एक लौता सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू एक लौता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिनका एडिशन मैट्रिक्स ए बनता है ना। अब हमको ये प्रूव करना है कि वो यूनिक है। जब भी किसी चीज को यूनिक प्रूव करना है ना, तो क्या ले लो कि वो किसी और का सम हो सकता होगा, तो आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल। अगर हो सकता होगा तो आप मैट्रिक्स ए को ले लो आर प्लस एस, क्या ले लेंगे जी, आर प्लस एस, वेयर आर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिया आपने कोई दूसरे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम लिख दिया। अब देखो हमको इसको यूनिक प्रूव करना है। ये यूनिक कब होगा, आपने आर को क्या लिया, सिमेट्रिक, तो ये पहले वाले के सिमेट्रिक से इक्वल हो जाए, पी इक्वल आ जाए आर से, और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा लिया, एस, तो क्यू इक्वल आ जाए एस से, यानी सिमेट्रिक वाला पार्ट सिमेट्रिक से इक्वल हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक से इक्वल हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। यानी आपने कोई दो अलग अलग मैट्रिसेस का सम तो लिया, लेकिन जब सम लिया पूरा सॉल्व किया उसके बाद क्या मालूम चला कि ये इक्वल था पी से, एस इक्वल था क्यू से, यानी आर के जगह असल में कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, एस के जगह कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यानी आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो, उनके जगह हमेशा कौन आ जाएंगे, पी और क्यू आ जाएंगे, आएंगे। तो चलिए हमको यूनिकनेस प्रूव करना है, कैसे करेंगे जी, आर कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से, तो आर ट्रांसपोज इक्वल है आर से। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहता है माइनस टाइम उस मैट्रिक्स से, तो एस ट्रांसपोज इक्वल है माइनस टाइम एस से। इक्वेशन नंबर 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो हमको इनको कैसे इक्वल करना है, पी को प्रूव करना है इक्वल टू आर, क्यू को प्रूव करना है इक्वल टू एस करना है। अब अगर मेरे को पी की वैल्यू याद आ रही हो, क्या था, पी की वैल्यू क्या थी, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, वहां पे ट्रांसपोज चाहिए था ना, हमको ए की तो वैल्यू मालूम है, ए ट्रांसपोज की मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 चलो क्या करेंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे, तो ए का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगा, तो राइट हैंड साइड में कोई पाप किया क्या, नहीं, उस पर भी क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज। कोई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ जी, दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और उनमें क्या लग रहा है, ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या रहता, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज मिलेगा। तो बताइए ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या मिलेंगी, आर ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल है आर से, प्लस एस ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल है माइनस एस से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएंगी जी, आर माइनस एस। इक्वेशन नंबर 8 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा। अब देखो आपको पी की वैल्यू याद है ना, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज क्या हो रहे थे जी, ऐड हो रहे थे, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किस किस को ऐड करना है हमको, ए और ए ट्रांसपोज को, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 6 एंड 8 वी गेट, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या है, आर प्लस एस और आर माइनस एस, तो आएगा आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस, यानी क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर प्लस आर 2r प्लस एस माइनस एस कैंसिल, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया आर से, यानी आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ से, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है, पी की है,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पढ़े थे पक्के में, पी की वैल्यू क्या है 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकता मैं, पी लिख सकता। यानी आपने प्रूव तो कर दिया कि सिमेट्रिक वाला पार्ट कैसा है, इक्वल। अब क्या प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट भी क्या रहेगा, इक्वल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए क्या करेंगे आप, अभी ऐड किया, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 6, तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 8 को करना है ना, तो a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा। इक्वेशन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था जी, r प्लस एस, माइनस इक्वेशन 8 का राइट हैंड साइड क्या था, r माइनस एस। तो क्या मिलेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ब्रैकेट होगा ओपन, r प्लस एस के सामने कोई भी साइन था क्या, नहीं, ब्रैकेट होगा ओपन, प्लस इंटू माइनस माइनस आर, माइनस इंटू माइनस प्लस एस, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल आएगा s प्लस एस, यानी 2 टाइम्स एस, आर आर कैंसिल हो गया यहाँ से। तो चलिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो s की वैल्यू क्या मिली, 1/2 टाइम्स a माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 टाइम्स a माइनस ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है जी, 1/2 टाइम्स a माइनस ए ट्रांसपोज q की है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। यानी आपने प्रूव कर दिया r इक्वल है p से, यानी सिमेट्रिक वाले पार्ट इक्वल है, s इक्वल है q से, यानी स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स भी इक्वल है। कर दिया ऐसा प्रूव, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों कैसे हैं, यूनिक है, p और q यूनिक है, यानी आप r और s दो अलग से वेक्टर लाए थे, वो भी इक्वल हो गए, है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द यूनिकनेस फॉलोज, इसको दे दो इक्वेशन नंबर b। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, या तो आप लिख सकते फ्रॉम a एंड b, क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, अरे इजी है, समझा पक्के में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हल्के में लेना नहीं, करके उसको अच्छे से पढ़ाया हूँ आपको, और फिर उसको अच्छे से रिवाइज भी कराया हूँ, ताकि आपको ऐसा लिखना आ जाए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हल्के में लेना नहीं। चलिए देखिए आपकी अगली प्रॉपर्टी जो आपको प्रूव करना है, वो है द नंबर ऑफ independent component of a n cross n symmetric matrix is equal to 1/2 टाइम n इंटू n प्लस 1। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एक n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने होते हैं, 1/2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका प्रूफ। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट, देखो आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ अ n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे कोई नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो जब भी नाम नहीं दिया रहता, सबसे सस्ता सुंदर साफ टिका कौन सा रहता, ए। तो आप लिखेंगे लेट ए बी एनी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ले लिया जी आपने, ए कोई तो भी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप एक चीज देखो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का है ना, दिखेंगे कितने का है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले लूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा, 1 2 3 2, यहाँ पे ले लो कोई भी नंबर, फिर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5, और यहाँ पे ले लो कोई भी नंबर, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा रहता है जी, एक ऐसा मैट्रिक्स
जिसके डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट कैसे आते हैं, सेम आते हैं, है ना। वही होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होता है जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। तो चलिए हम देखेंगे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आएंगे। अब देखो अगर आपने 2x2 का मैट्रिक्स लिया तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं, 4। 4 कैसे आया, देखो 2 2 जा कितना आया, 4 आया, यानी कितने क्रॉस कितने का, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 3x3 का। तो देखो ए में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, 9 यानी कितने, 3 3 जा 9 आए, यानी जितने नंबर ऑफ रोज है इनटू जितने नंबर ऑफ कॉलम है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमको क्या मिलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं ना। अब हमारा जो ए है ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, n इंटू एन, n इंटू एन क्या आएगा जी, n स्क्वायर। कैसे निकाले समझा, ये क्या हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हुए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखो अगर मैं बात करूं ऐसे एलिमेंट की जो डायगोनल में नहीं आते, किन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे एलिमेंट की जो डायगोनल में नहीं आते, जो एलिमेंट डायगोनल में नहीं आते उनको हम कौन से बोलते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी जो डायगोनल में नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2x2 का मैट्रिक्स था, कितने एलिमेंट ऐसे जो डायगोनल में नहीं है, ये एक और ये 2 है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2। कैसे निकाला आपने, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 4, उनमें से उन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कहाँ पे थे, डायगोनल में थे, तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया, आया। अब आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑफ डायगोनल है, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला आपने कितना, 3 3 यानी 9 निकाला, वो 9 में से आप क्या करोगे, डायगोनल में जितने एलिमेंट है उतने सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना सब्ट्रैक्ट किया, 3, तो कितना मिला आंसर, 6। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे आपने क्या किया, डायगोनल में देखो 2x2 का एलिमेंट था तो कितने एलिमेंट आए, 2, तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा, 2। यहाँ पे कितने क्रॉस कितने का एलिमेंट था, 3x3 का, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आए, 3। तो ये जो आपका एडिशन आया था इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया आपने, 3 सब्ट्रैक्ट किया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। समझाया था पक्के में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए, कितना आएंगे जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कर दो सब्ट्रैक्ट, किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे आया समझा, अरे पक्के में समझ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। देखो यहाँ पे जब अपन लोगों ने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, डायगोनल में कितने एलिमेंट आए, 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। जब 3x3 का लिया तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आए, 3, तो आपने यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे उनमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, n×n का, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट आएंगे, तो आपने n स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, n सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही डायगोनल के नीचे है ना। जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वही डायगोनल के नीचे है, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वही डायगोनल के नीचे है। यानी अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट एलिमेंट की बात करूं, यानी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2 लिखूंगा तो मेरे को नीचे भी क्या ही लिखना पड़ेगा, 2 ही लिखना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चॉइस है क्या, नहीं। अगर मैं ऊपर 3 लिखूंगा तो नीचे 3 ही लिखना पड़ेगा, और कोई लिख सकता क्या, नहीं। अगर यहाँ पे 5 लिखूंगा तो नीचे भी 5 ही लिखना पड़ेगा। यानी आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं ऑफ डायगोनल, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6। इनमें से ऊपर जो ले रहा वही नीचे आ रहा, ऊपर जो ले रहा वही नीचे आ रहा, तो इनमें से इंडिपेंडेंट कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 3।
यानी अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो नीचे ऑटोमेटिक 2 आ गया, यहाँ पे 3 लिखा तो नीचे ऑटोमेटिक 3 आ गया, यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आ गया। यानी जितने भी आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनमें से आधे इंडिपेंडेंट है, आधे की आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए आधे हैं वो ऊपर वाले नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। यानी डायगोनल के ऊपर आपने जो नंबर लिख दिया वही नंबर आपको डायगोनल के नीचे लिखना है। यानी आधे एलिमेंट डिपेंडेंट है और आधे एलिमेंट इंडिपेंडेंट है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप अगला लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए। कितने आएंगे? जितने एलिमेंट है, जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनके आधे एलिमेंट हमेशा कैसे आते हैं जी? हमारे इंडिपेंडेंट, है ना। डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है मैं कुछ भी लिख दूं, उन्हीं के हिसाब से मेरे को डायगोनल के नीचे के एलिमेंट लिखना पड़ता है। यानी टोटल एलिमेंट कितने थे ऑफ डायगोनल? n स्क्वायर माइनस n। इनके आधे एलिमेंट इंडिपेंडेंट, यानी हाफ ऑफ n स्क्वायर माइनस n। कैसे हैं जी? ये इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ठीक है, टोटल नंबर निकालना है हमको, है ना। तो चलो आप टोटल नंबर निकाल लेंगे। टोटल नंबर कैसा है? यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है, मैं डायगोनल में 1 4 3 लिखा, है ना। ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट पे डिपेंड करता क्या? नहीं। मेरी अगर इच्छा हो जाए तो मैं डायगोनल पे क्या लिख सकता हूँ? मैं डायगोनल पे 1 1 1 लिख सकता हूँ, है ना। वो ऊपर या नीचे के एलिमेंट पे डिपेंड करता क्या? नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 2 का था तो 2 कोई भी एलिमेंट आ सकते डायगोनल पे। 3 क्रॉस 3 का था तो तीनों डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी आ सकते थे। तो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो वहां पे पूरे के पूरे n में कोई भी वैल्यू आ सकती है। आपको ऐसा कंपलसरी है क्या? डायगोनल के एलिमेंट डिपेंड करते हैं क्या कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, उनमें कोई पाबंदी रहती है क्या? नहीं। नोटिंग देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, अब जो क्वेश्चन दिया ना वही लिखो। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कितना आएगा जी? अभी देखो जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट थे इंडिपेंडेंट वाले कितने थे? 1/2 टाइम्स n माइनस n। इतने कहाँ के एलिमेंट हो गए हमारे? ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट है ऑफ डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट किसी पे डिपेंड कर रहे क्या? नहीं। वो भी कुछ भी आ सकते। डायगोनल में कितने एलिमेंट है? n क्रॉस n की अगर रही तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आते हैं? n। तो वैल्यू को कर दो यहाँ पे ऐड, तो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ब्रैकेट को करो ओपन, 1/2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 1/2 टाइम्स n स्क्वायर। 1/2 इंटू n क्या आएगा? -n/2 प्लस n। n में से n/2 गया तो क्या मिलेगा जी? 1/2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n। समझा? n में से n/2 गया तो क्या मिलेगा? प्लस n/2 मिलेगा। ये चीज समझा? n में से n/2 गया तो कितना मिला? n/2। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे भी 1/2 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे भी n उसका स्क्वायर तो n को निकाल लो ब्रैकेट के बाहर। 1/2 और n बाहर निकला तो अभी क्या बचेगा? n प्लस, यहाँ से n भी बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? n+1। क्या ही वैल्यू? 1/2 टाइम्स n इंटू n+1। 1/2 टाइम्स n इंटू n+1। यही प्रूव करना था आपको। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इसमें पूरी आपको ऐसी थियोरी ही लिखना है, बट थियोरी भी लॉजिकल है। ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बकैती लिख रहे हैं हम लोग वहाँ पे? नहीं। हम लोग पूरा कंसेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये समझने के लिए आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे से आना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या क्या मालूम रहना चाहिए आपको? पहली तो चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कौन सा। सबसे बढ़िया है 3x3 का एग्जाम्पल बना लो। मैं डायगोनल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी लिख सकता हूँ। तो वो एलिमेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। मेरी अगर इच्छा है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूंगा, 3 4 5 लिखूंगा, 6 7 8 लिखूंगा। ये कुछ भी डिपेंड करता क्या? नहीं। मैं ऊपर के एलिमेंट कुछ भी लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? हाँ जी लिख सकता हूँ। मेरी इच्छा हुई तो मैं 4 लिख दूंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं 5 लिख दूंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं 6 लिख दूंगा, है ना। ये भी एलिमेंट कैसे? इंडिपेंडेंट। बट आप एक चीज देखो, जो मैं डायगोनल के नीचे एलिमेंट लिखूंगा वो डिपेंड करेंगे किसमें?
कि मैंने डायगोनल के ऊपर क्या लिखा। अगर मैंने यहाँ पे डायगोनल के ऊपर 4 लिखा हूँ तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएंगे। यहाँ पे अगर मैंने 6 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई से, फॉर एवरी आई कमा जे, यानी डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट इक्वल आता है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट हुए ये कौन से एलिमेंट हुए जी, डिपेंडेंट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट हुए जी, हमारे डिपेंडेंट एलिमेंट है। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया, डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। पूरा डायगोनल भी कैसा है, इंडिपेंडेंट। सिर्फ डिपेंडेंट कौन से, जो नीचे वाले एलिमेंट है। अब आप देखो जब 3x3 का एलिमेंट लिया तो कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2x2 का लोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 4। कैसे, 2 इंटू 2। तो जब n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, n इंटू n। n इंटू n मतलब क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, n का स्क्वायर। अब हमको पहले ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखना है, यानी ऐसे एलिमेंट जो डायगोनल में नहीं है। तो क्या करेंगे, जितने एलिमेंट डायगोनल में उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 2x2 का मैट्रिक्स बनाओगे तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, 3। 3x3 का एलिमेंट बनाओगे तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, 3। 4x4 का बनाओगे तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। तो n क्रॉस n ने पाप किया क्या, नहीं। n क्रॉस n में डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, n। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल को छोड़ के, तो डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल में कितने एलिमेंट थे, n। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे उनमें से n को निकाल दो, तो आ गया n स्क्वायर माइनस n। इतने कैसे एलिमेंट हो गए, ऑफ डायगोनल हुए। अब देखो यहाँ पे ऑफ डायगोनल कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6। इनमें से ऊपर के एलिमेंट इंडिपेंडेंट है, नीचे के एलिमेंट डिपेंडेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट और डिपेंडेंट एलिमेंट दोनों इक्वल है, यानी जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर वाले इंडिपेंडेंट, डायगोनल के नीचे वाले डिपेंडेंट। आ रहे ऐसा। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आ रही कि आधे एलिमेंट इंडिपेंडेंट है जी, आधे एलिमेंट डिपेंडेंट। ऑफ डायगोनल के आधे एलिमेंट यानी n स्क्वायर माइनस n के आधे एलिमेंट, ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। ये इंडिपेंडेंट कौन से हुए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट हुए। अब मेरे को एक चीज मालूम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साथ साथ जो मेरी डायगोनल रो होती है वो भी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। वो भी किसी पे डिपेंड करती क्या, नहीं। डायगोनल में 1 2 3 लिखना है, 4 5 6 लिखना है, 7 8 9 लिखना है, आपकी श्रद्धा, जो लिखना है लिखो। तो वो भी कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। वो किसी पे डिपेंड कर रही क्या, नहीं कर रही। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ऑफ डायगोनल कितने इंडिपेंडेंट है, 1/2 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n थे इतने। और आपको ये भी चीज मालूम कि डायगोनल में जितने एलिमेंट है वो भी कितना है, कैसे है, इंडिपेंडेंट। n क्रॉस n में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, n। तो n को कर दो ऐड, इसको ऐड किए तो क्या मिला जी आपको, ब्रैकेट हुआ ओपन, 1/2 गया ब्रैकेट के अंदर, तो हाफ ऑफ n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n, n/2 माइनस n/2 कितना मिलेगा, n में से n/2 गया तो प्लस n/2। यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 को निकाल लो ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे n का स्क्वायर है, यहाँ पे n है, n को निकाल लो ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, n प्लस, यहाँ पे तो सब गोला हो गया तो क्या बचा, 1। तो है हाफ ऑफ n इंटू n प्लस 1। यही प्रूव करना था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है जी, समझ रहा है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट component of a n cross n skew symmetric matrix is 1/2 times n into n minus 1। सेम चीज आपको प्रूव करना है। अब किसके लिए प्रूव करना है, अब हमको प्रूव करना है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ले लो कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे सस्ता सुंदर साफ टिकाऊ कौन सा है, ए। तो आप लिखेंगे लेट ए बी
एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अच्छा यहाँ पे ऑफ एक n क्रॉस n दिया है क्या, लेट ए बी एनी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा लिख लो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या तो n क्रॉस n। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट समझा यहाँ तक? तो आपने लिया ए कोई तो भी n क्रॉस n का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ले लिया जी ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहली तो चीज जो मेरे को याद होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आपके डायगोनल एलिमेंट क्या आते, जीरो। आप जीरो छोड़ के और कोई एलिमेंट लिख सकते क्या स्क्यू सिमेट्रिक में? नहीं, तो जीरो। कोई और एलिमेंट लिख सकता क्या? नहीं, तो ये कैसे हो गए, डिपेंडेंट। ठीक है, अब ऊपर में कोई भी वैल्यू लिख सकता क्या? हाँ जी लिख सकता, डायगोनल के ऊपर आपकी इच्छा है तो 2 लिख दो, इच्छा है तो -2 लिख दो, इच्छा है तो 5 लिख दो, इच्छा है तो 10 लिख दो, ऊपर कुछ भी लिख दो, तो ये कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। लेकिन डायगोनल के नीचे वैल्यू कौन सी आएंगी, डिपेंडेंट। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो नीचे क्या आएंगे, -2। क्यों? क्योंकि हमको मालूम कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे इक्वल रहेगा माइनस ए जे आई से फॉर एवरी आई कमा जे। और इसी को यूज करके हमने क्या प्रूव किया था कि ए आई आई यानी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती, 0। पढ़े थे ऐसा? तो डायगोनल एलिमेंट आ गया 0। कितने की बात कर रहे हैं, 2 क्रॉस 2। सेम चीज अगर मैं 3 क्रॉस 3 लूंगा तब भी मैं डायगोनल एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता क्या? नहीं। पूरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आप कितने क्रॉस कितने का भी लो हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। उसको छोड़कर और कुछ लिख सकते क्या? नहीं। अब डायगोनल के ऊपर में कोई भी एलिमेंट लिख सकता क्या? हाँ जी लिख सकता। इच्छा है 5 लिख दो, इच्छा है -3 लिख दो, इच्छा है 2 लिख दो, है ना। इससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। लेकिन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट पे डिपेंड करेंगे, इसका अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पे अगर 5 है तो नीचे क्या आएगा, -5। यहाँ पे अगर -3 उसका अपोजिट 3, यहाँ पे 2 है उसका अपोजिट -2 आएगा। ये चीज समझ रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हमने क्या लिखा, लेट ए बी एनी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर therefore total number of elements of matrix। कैसे निकालते जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट? अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 आ गया 4। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इंटू 3 यानी 9। तो अगर n क्रॉस n का है तो कितने एलिमेंट आएंगे, n इंटू n, यानी n इंटू n मतलब n का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखेंगे, है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के। टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर। इनमें से जितने भी एलिमेंट डायगोनल में आते होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कौन से एलिमेंट मिल जाएंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे टोटल डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे जी मेरे। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इमेजिन करो, तो कितने मैट्रिक्स आ रहे हैं वहां पे डायगोनल में एलिमेंट, 2। अगर 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट लिखोगे तो डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, 3। तो अगर आप n क्रॉस n का मैट्रिक्स लिखेंगे तो डायगोनल में कितने मैट्रिक्स आएंगे, n। तो डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना, n स्क्वायर में से क्या कट गया, n कट गया, कट गया। अब अभी हमने देखा कि अगर डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो ऑफ डायगोनल कौन से होते हैं, जो डायगोनल के ऊपर है और डायगोनल के नीचे। ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, इसमें से एक इंडिपेंडेंट था और एक डिपेंडेंट था। जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आए, कितने एलिमेंट आए, 6। उसको उसमें से 3 डिपेंड कर रहे थे और 3 इंडिपेंडेंट थे ना। ऊपर के 3 इंडिपेंडेंट थे और नीचे के 3 ऊपर वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे। यानी जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके आधे इंडिपेंडेंट होते हैं और आधे डिपेंडेंट होते हैं जी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ independent of diagonal
एलिमेंट्स ऑफ ए। कितने इंडिपेंडेंट होंगे जी? डायगोनल का पूरा ऊपर का भाग इंडिपेंडेंट, डायगोनल के नीचे का पूरा भाग डिपेंडेंट। यानी जितने एलिमेंट ऑफ डायगोनल में है, डायगोनल को छोड़ के जितने एलिमेंट है उनमें से आधे इंडिपेंडेंट है, आधे डिपेंडेंट है। टोटल एलिमेंट कितने थे? एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस एन, तो इसके आधे यानी हाफ ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन। ये कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन हमको सिर्फ ऑफ डायगोनल पूछा था क्या? नहीं, हमको पूछा था टोटल ऐसे कितने एलिमेंट है जो आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट होते थे, हम वो निकालेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितने आएंगे जी? अब आप एक चीज देखो, आपके ऑफ डायगोनल में, ठीक है, ऑफ डायगोनल में कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट आए? 1/2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन। ये कहां पे एलिमेंट आए मेरे? ऑफ डायगोनल पे आए। अब डायगोनल के एलिमेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन काय का है? स्क्यू सिमेट्रिक का। काय का है क्वेश्चन? स्क्यू सिमेट्रिक का है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट क्या आते हैं? जीरो। जीरो को छोड़ के और कोई लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। यानी ये एलिमेंट कैसे हो गए? डिपेंडेंट। जहां मैंने बोल दिया स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही पूरे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। जीरो के अलावा और कोई लिख सकते क्या? नहीं। अगर आप उसके अलावा कुछ भी लिख सकते तो इंडिपेंडेंट, लेकिन आप उसको छोड़ के और कोई लिख सकते क्या? नहीं। तो वो कैसे हो गए? डिपेंडेंट। तो डायगोनल के तो पूरे एलिमेंट कैसे हैं? डिपेंडेंट। तो एक भी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है क्या? नहीं। तो क्या ऐड होगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड होगा। यही फर्क है आपके पिछले और ये क्वेश्चन के बीच में। पिछले क्वेश्चन में ये काय का क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख सकता था, उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, क्योंकि मैं डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट लिख सकता था। मतलब डायगोनल के एलिमेंट कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? डायगोनल के जितने भी एलिमेंट थे उनको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में ऐड किया था। कितने एलिमेंट थे जी? एन। तो मैंने यहाँ पे एन को ऐड किया था। लेकिन जब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट क्या आने वाले हैं? जीरो ही आने वाले। तो जीरो ही आएंगे, उसको छोड़ के और कोई नंबर आ सकता क्या? नहीं। यानी वो डिपेंड करते हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो आंसर जीरो ही आना है, उसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। तो कौन सा केस हो गया? डिपेंडेंट। हमको कौन से कंपोनेंट गिनना है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? ऑफ डायगोनल पे। पूरी की पूरी डायगोनल कैसी है? डिपेंडेंट। डायगोनल के पूरे नीचे के एलिमेंट कैसे हैं? डिपेंडेंट। यानी सिर्फ ऑफ डायगोनल में जो ऊपर वाला भाग है, यानी आधे ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वही इंडिपेंडेंट है। तो जीरो का ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो कितना है? 1/2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन। यही प्रूव करना था आपको। 1/2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन, ये नहीं प्रूव करना था। 1/2 टाइम्स एन इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ से एन को निकालना पड़ेगा आपको कॉमन। तो 1/2 जैसा था वैसा, यहाँ से एन को निकाल लो कॉमन। यहाँ से एन स्क्वायर में से एन बाहर निकला तो क्या बचेगा? एन। कौन सा साइन है? माइनस। एन बाहर निकल गया, क्या बचेगा? 1। यही प्रूव करना था। फिर लिखो फाइनल आंसर। क्या लिखोगे? हेंस पूरा का पूरा क्वेश्चन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 1/2 टाइम्स एन इंटू एन माइनस 1। उम्मीद है समझा होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद इस पर कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अब बच्चे हमारे पास आज के दिन की पढ़ने की 2 प्रॉपर्टीज, तो उसको जल्दी से निपटाते हैं ताकि आज का लेक्चर हो पाए हमारा समाप्त। जो पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है वो है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक if A is symmetric और skew symmetric। ठीक है, क्या बोल रहा है? गौर से समझो। इधर क्या बोल रहा है? B ट्रांसपोज ए बी ये बनेगा सिमेट्रिक। कब? जब ए बी क्या बनेगा हमारा? सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज ए बी ये बनेगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। कब? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज समझ रहा? और के पहले जो लिखा है वो इधर के और के पहले के लिए, और के बाद जो लिखा है वो इधर के और के लिए, कि अगर
बी ट्रांसपोज ए बी ये सिमेट्रिक बनेगा कब? जब ए सिमेट्रिक बनेगा। बी ट्रांसपोज ए बी ये क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली कुछ भी गिवन दिया हुआ है क्या? नहीं, हमको बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक बनेगा अगर ए को सिमेट्रिक ले लोगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा अगर आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक ले लोगे। तो हमको दोनों चीजें सॉल्व करके देखना पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है ये देख लेते। टू प्रूव, यहाँ पे हमको दो चीजें प्रूव करना है। क्या? कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक रहेगा कब? जब ए सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा कब? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो टू प्रूव, पहला क्या प्रूव करना है? बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक कब? इफ ए इज सिमेट्रिक। ये पहला प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है? बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ना था। बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक if A is skew symmetric। ठीक है, दो चीज प्रूव करना। अच्छा, अब ये चीज मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूं। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए बी ये स्क्यू ये सिमेट्रिक कब बनेगा? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब बनता? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से, यानी बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाए बी ट्रांसपोज ए बी से, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए उस मैट्रिक्स, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है? दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट, ऐसा लिख लो नहीं तो, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए बी ट्रांसपोज ए बी से आ जाए, तो हम क्या प्रूव कर देंगे? बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है? बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस टाइम उस मैट्रिक्स के साथ। होता है जी। तो यानी आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी ये इक्वल आ जाएगा कैसे? दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस टाइम उस मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे दो चीज प्रूव करना है। पहला, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए बी ट्रांसपोज ए बी। दूसरा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस बी ट्रांसपोज ए बी से। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप दोनों चीजों में, दोनों कंडीशंस में एक चीज देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनाना है? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। यानी दोनों केसेस में आपको क्या सॉल्व करना है? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो हम इसी को करेंगे सॉल्व, तो हम लेंगे प्रूफ। चलिए क्या करेंगे इसको? इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं। जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम तो कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, हाँ जी है, तो काय का फॉर्मूला लगेगा? ए बी सी का ट्रांसपोज। जब भी ट्रांसपोज लगाते हैं आप मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होता है? सबसे पीछे जो मैट्रिक्स था वो सबसे आगे आ जाएगा, सबसे आगे जो था वो सबसे पीछे चला जाएगा, और सबके ऊपर क्या लिखोगे आप? ट्रांसपोज। तो सबसे पीछे क्या मैट्रिक्स है? बी, तो आ गया बी का ट्रांसपोज। उसके आगे क्या है? ए, तो उसका आ गया ट्रांसपोज। उसके आगे क्या है? बी ट्रांसपोज, तो उसका आ गया ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लग रहा है ना, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर दो बार ट्रांसपोज लग जाए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहता ए से, तो बी ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहेगा बी से, तो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज काय की वैल्यू है? बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज की। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। यानी ये क्वेश्चन अब काय पे डिपेंड कर रहा है जी? ये क्वेश्चन अब इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू आएंगी, है ना। तब हमारे पास दो केस है,
एक केस में ए सिमेट्रिक है, एक केस में ए स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए देखते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक यानी ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा ए से। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहता है उस मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स क्या बनता है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी आपको? आपको मिल जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ये इक्वल रहेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? ए, तो मैं ए ट्रांसपोज की जगह लिख सकता हूँ ए। तो उसके बाद क्या है? बी, यानी बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए बी से। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है उस मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स कौन सा बनेगा जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया? पहली चीज यही प्रूव करना था आपको कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या आ जाए? सिमेट्रिक। तो पहला पार्ट निपट गया। अब आएंगे दूसरे पार्ट की ओर। सेकेंड केस में हम ए ट्रांसपोज ए को क्या लेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल रहता माइनस टाइम उस मैट्रिक्स से। आएगा इक्वेशन नंबर 3 आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलेगा जी हमको 1 और 3 से? देखो क्या है इक्वेशन नंबर 1? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। ये कैसे इक्वल आता? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी से, तो आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे इक्वल है? माइनस ए से इंटू बी। आया? कोई भी दिक्कत? ये कहां से डाले आपने? इक्वेशन नंबर 3 से डाला। अब ये माइनस साइन क्या है? एक स्केलर है ना? स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो माइनस साइन को ले लूंगा आगे, तो क्या मिलेगा मेरे को? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। माइनस साइन को निकाल लो ब्रैकेट के बाहर, तो क्या मिलेगा? बी ट्रांसपोज ए इंटू बी मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज सब क्या? माइनस साइन है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा माइनस ए, तो क्या मिलेगा? माइनस बी ट्रांसपोज ए बी मिलेगा। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस टाइम उस मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा जी हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? बस थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, अपना गिवन टू प्रूव लिखना आ गया, उनके लिए ये बहुत आसान है ना, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। जो भी टू प्रूव रहा आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ आया था? चलिए अब आज के दिन की आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं हम लोग हमारा समाप्त। आज के दिन की आखिरी प्रॉपर्टी जो है, इफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर invertible matrices of order n, then A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये करना है प्रूफ? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबसे पहली चीज क्या बताया था मैंने? इफ के बाद जो भी दिया रहता है वो क्या रहता है हमारे लिए? गिवन होता है। तो चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन, जो भी चीज इफ के बाद दी हुई है। क्या दिया हुआ है? ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टिबल
मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर n। याद है इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं? इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। किनको बोलते हैं जी हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? जिनका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो अगर जिनको याद नहीं है वो लोग इसको लिख के रख लो। क्या याद रखो? इनवर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या होता है इन्वर्टिबल का मतलब? इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। करता है तो आप बोल सकते देयरफॉर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए का इन्वर्स। एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है? ए ट्रांसपोज, इसका भी इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ए और ए ट्रांसपोज दोनों कैसे मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल। तो इन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा? ए इन्वर्स। ए ट्रांसपोज का क्या इन्वर्स होगा? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। इन्वर्स कैसे लिखते समझता ना? जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर -1 लिख देना पावर में, तो ए का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, दोनों एग्जिस्ट करता। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ए इंटू ए इन्वर्स, ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए इन्वर्स इंटू ए से। इक्वेशन नंबर 1। एंड ए ट्रांसपोज ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये इक्वल रहेगा आई से, जो इक्वल रहेगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू ए ट्रांसपोज से। ये चीज समझा ना? इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब वो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके इन्वर्स से तो आपको क्या मिलेगा? आई। चाहे आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मैट्रिक्स उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, वो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स है ना, एक मैट्रिक्स उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मिलेगा? आई। चाहे आगे से मल्टीप्लाई हो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई हो, है ना? तो जब भी बोला इनवर्टिबल है मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता और उस मैट्रिक्स को आप उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आंसर आई मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझी? पक्के में समझी? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझा होगा। तो अब हम आते हैं हमारे टू प्रूव पे। तो हमको यहाँ पे क्या साबित करना है? देन के बाद जो भी रहता वो रहता हमारे लिए टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल प्रूव करना है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज से। क्या प्रूव करना है जी? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज। ये हमको प्रूव करना है। यार अब मेरे को ए ट्रांसपोज के इन्वर्स का भी फॉर्मूला मालूम नहीं, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज का भी फॉर्मूला मालूम नहीं, तो मैं कुछ कर सकता क्या? नहीं कर सकता। यानी अब जो मेरे पास पहले से इक्वेशन दी हुई है मेरे को उनसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो 1 से या तो 2 से, क्योंकि इनका कोई भी फॉर्मूला मेरे पास मालूम है क्या? नहीं। ये आगे कहीं पे सॉल्व होते क्या? नहीं। तो चलिए अब हम करेंगे प्रूफ। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू को ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या लिख सकता? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है आई से। क्या लिया जी मैंने? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है आई से लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये क्यों लिया? देखो आप यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए काय की चाहिए जी? यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। क्या वैल्यू चाहिए मेरे को? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज चाहिए। ऐसी वैल्यू मतलब ए इन्वर्स तो आ गया मेरे पास, अब बस क्या चाहिए? ट्रांसपोज। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा? ये इक्वेशन में ट्रांसपोज लगा दूंगा। तो चलिए लगाइए ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगाता आएगा ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लगाए, राइट हैंड साइड में कोई पाप किया गया जी? नहीं किया। तो राइट हैंड साइड में भी हम क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। तो मिलेगा आई का ट्रांसपोज। क्यों लगा रहे समझ रहा? जब भी डाउट आए टू प्रूव देखो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल चाहिए ए इनवर्स के ट्रांसपोज से। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में ए इनवर्स तो दिख रहा है ना, बस इसके ऊपर क्या चाहिए? ट्रांसपोज। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 से उठाया, ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई लिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया? ट्रांसपोज लगा दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते। दो मैट्रिक्स का है मैं मल्टीप्लीकेशन में, तो कौन सा फॉर्मूला? ए बी का ट्रांसपोज। क्या रहता है जी? पोजीशन को इंटरचेंज करो तो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। तो क्या मिलेगा? बी ट्रांसपोज यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज। आई कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं।
तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज का ऐसे इक्वल रहता आई से। याद रखना आई का ट्रांसपोज इक्वल रहता आई से, आई का इनवर्स इक्वल रहता आई से, आई का कॉन्जुगेट इक्वल रहता आई से, आई का ट्रांजुगेट इक्वल रहता आई से, आई का डिटर्मिनेंट इक्वल रहता 1 से। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे क्या मिला, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई मिला। अब देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ए इनवर्स के ट्रांसपोज के साथ कोई भी वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे ए इनवर्स के ट्रांसपोज के साथ आपको ऑलरेडी एक वैल्यू दिख रही है, कौन सी? ए ट्रांसपोज। मेरे को यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज अकेला चाहिए, उसके साथ कुछ भी चाहिए क्या? नहीं। किसी भी चीज को अगर हटाना है तो हमेशा क्या करना, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। किसको हटाना है? ए ट्रांसपोज को। और मेरे को मालूम ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, इक्वल टू आई होता। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे को ए ट्रांसपोज के बाजू में आना चाहिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स, है ना? तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नहीं, मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स, वी गेट। याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो प्री मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए ए ट्रांसपोज के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में क्या आया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये कहाँ पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में, सेम चीज राइट हैंड साइड में करो। आई से मल्टीप्लाई कौन होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कुछ दिख रहा है क्या जी यहाँ पे? हाँ जी मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। कैसे इक्वल है ये, आई से है। तो मैं इसको क्या लिख सकता, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता, आई लिख सकता, इज इक्वल टू आई इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। आई कौन सा मैट्रिक्स है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या जी। चाहे आप आई को ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए को आई से मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा आई से तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यही प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आप चाहो तो फिर से इसको ऐसा लिख दो, एक लाइन ज्यादा लिख दो, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज। लिख दो ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा जी? पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। देखो क्या बोल रहा था, इफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ए इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट। एक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस मैट्रिक्स को जब भी आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर आई। तो ए ट्रांसपोज को जब आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर आई। मिला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। याद रखना, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों लिख लेना। कब किसकी जरूरत पड़े आपको मालूम है क्या? नहीं, तो दोनों लिख के रखना। देन के बाद जो भी दिया रहता टू प्रूव रहता, क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल आना चाहिए ए इनवर्स के ट्रांसपोज से। यहां से तो हमको कोई हिंट मिल रहा है क्या, क्या चाहिए? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का 2 इक्वेशन उठा लेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई उठा लिया मैंने, उठा या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्यों, मेरे को ए इनवर्स का ट्रांसपोज दिख रहा है टू प्रूव में, है ना। तो ए इनवर्स तो दिख गया, इसके ऊपर क्या लगाना है, ट्रांसपोज तो लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज लगाए। ए बी का ट्रांसपोज क्या था फॉर्मूला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज यानी इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आई का ट्रांसपोज कैसे इक्वल रहता, आई से रहता। अब देखो मेरे को जो आंसर चाहिए उसमें क्या चाहिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, उसके साथ और कुछ चाहिए क्या? नहीं। यहाँ पे कौन चिपक के है, ए इनवर्स, इसको हटाना है। कैसे हटाते किसी भी चीज को, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे। जब भी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो तो पोस्ट, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो तो प्री मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स किया। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हुआ, राइट हैंड साइड में भी हुआ।
ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। एक मैट्रिक्स को जब आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आंसर? आई। तो एक मैट्रिक्स को जब आपने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर? आई। अब देखो यहाँ पे भी आई से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई हो रहा है। आई से आप चाहे किसी को प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, उस मैट्रिक्स में कभी कोई चेंज नहीं आता। तो आई ए लो चाहे ए इंटू आई लो, उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा ए, है ना। तो यहाँ पे आई से अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा उसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो आई इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई से अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो आई ट्रांसपोज का इनवर्स, मतलब क्या प्रूव कर दिया आपने? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये प्रूव कर दिया कैसे? ए इनवर्स के ट्रांसपोज से इक्वल, और यही आपको करना था प्रूव। उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा और आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए। आप जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट उतने अच्छे से आपको समझ में आएंगे और पेपर में आप उतने अच्छे मार्क ले सकते हैं। उम्मीद है समझ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।